बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आप लोग कैसे हैं बेटा? होपिंग यू आर एंजॉइंग एट होम। Beta, we have started our third lesson. We are reading third lesson from book 2 and that is Why Boys Fail in College, and we have covered almost first paragraph of this lesson in our previous lecture. So we will continue the next paragraphs, as well as I would like to summarize, I would like to give you a small gist of the paragraph which we read in our previous lecture. तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने Why Boys Fail in College के हवाले से क्या पढ़ा प्रीवियस लेक्चर के अंदर। होपिंग आपने उस लेक्चर अटेंड किया, आपने उस लेक्चर को डिटेल बताया गया था, सब चीज़ों के हवाले से डिस्कशन हुआ था और उसका एक पैराग्राफ जो है वो भी पढ़ा गया था। बेटा आपको बेसिकली द राइटर ऑफ द लेसन इज़ हर्बर्ट ई हॉक्स। Herbert E. Hawkes basically has enumerated, he has described different reasons for the failure of boys in a college, and he has also provided us with remedies, with solution to save certain cases of or such cases of failure इन अ कॉलेज। यानी वो हमें ये बताता है कि बच्चों के, लड़कों के फ़ेल होने के क्या क्या असबाब हो सकते हैं एक कॉलेज में, और ये असबाब जो है इनको रफ़ा कैसे करना है, ये असबाब जो है इनको किस तरह से हम इसके रिमूवल के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, इसको इरेडिकेट करने के लिए किस तरह से हम स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर सकते हैं, किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी जस्ट टॉक्ड अबाउट द टू टाइप्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु फेल, द टू टाइप्स ऑफ बॉयज़ हु फेल इन कॉलेज, one who work and one who do not work at all, one who try and one who do not try at all. The students who try, basically all their attempt is based on non-serious attitude, that is why ultimately they fail, and the students who do not make any effort at all, so resultantly they will have to face failure. Similarly, we just read about a category of a students, a type of a student who fail. That is a student who is having ability, who is having a potential to do something worthwhile, yet he remains all the time nervous, he remains all the time anxious and puzzled about the other things in his surroundings. So that is why he remains unable to focus on his studies and resultantly fail. तो हमने ये पढ़ा कि बच्चों की कैटेगरी क्या है, वो बच्चे हैं जो कि कुछ काम करने का पोटेंशियल तो रखते हैं, कुछ करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन क्या है कि जब वो काम करने के लिए बैठते हैं और एक्चुअल जब उनका स्टडी टाइम स्टार्ट होता है, उस वक्त वो ऐसी नॉन सीरियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, मसलन किताबें बैग में डालना, निकालना, पेंसिल शॉर्प करना, गॉसिप्स, इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उन्हें स्टडीज़ से डाइवर्ट कर देती हैं, और वो नर्वस होने की वजह से, इन नर्वस हैबिट्स की वजह से अपनी कंसंट्रेशन लूज़ कर जाते हैं और पढ़ाई प्रॉपर नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं। तो हमने ये देखा कि ऐसे स्टूडेंट की मिसाल दी गई है कि वो कैसा स्टूडेंट होता है जनाब, कि व्हेन ही सिट्स ऑन अ डेस्क टू स्टडी ही फील्स दैट वन ऑफ हिज पेंसिल नीड्स बैडली टू बी शार्पेंड, तो ही मस्ट गेट इट शार्पन फर्स्ट ऑफ ऑल। वो ये समझता है अपनी पेंसिल शार्प करने की ज़रूरत है, पहले उसको शार्प कर लिया जाए, एंड व्हेन ही शार्प्स इट वो क्या महसूस करता है, देयर आर स्टिल सम मोर पेंसिल्स टू बी शार्पेंड, तो दैट टास्क इज़ टू बी कंप्लीटेड फर्स्ट। कि और भी पेंसिल्स इस तरह की पड़ी हैं, पहले उसको क्यों ना शार्प कर लिया जाए, स्टडी को बाद में देखा जाएगा। तो जनाब आगे से इसको हम कंटिन्यू करते हैं, एंड सो ऑन अंटिल हिज टाइम इज़ गोन एंड नथिंग हैज़ बीन डन। तो क्या होता है, ही वेस्ट मोस्ट ऑफ his time in this silly pursuit। तो इस फजूल काम में वो अपना बहुत सा वक्त जो है, सिली परस्यूट में बहुत सा वक्त जो है वो ज़ाया कर देता है, और इस तरह से वक्त ज़ाया करना क्या है, लेक्चर मिस कर देना, और जो लेक्चर मिस करना क्या है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट आपके पास नहीं है। ठीक है जी, इस तरह से उसका टाइम ख़राब होता है, पढ़ाई वाला टाइम निकल जाता है, और उसके वो चैप्टर्स, उसकी वो नॉलेज जो है अधूरी रह जाती है, और वो पास होने की बजाय फेल होने वाले स्टूडेंट की जानिब चला जाता है। सच नर्वस हैबिट्स आर नॉट ईजी टू अपरूट। अपरूट मीन इरेडिकेट, टू रूट आउट, टू एलिमिनेट, जड़ से उखाड़ना, एंड सो फार एज आई कैन सी कैन नॉट बी इरेडिकेटेड, इरेडिकेट अगेन, uprooted, to put to an end by anyone but the boy himself। तो who can eradicate,
who can help out in eradicating, in eliminating, or in rooting out such habits. No one else but the boy himself. कि ऐसे नर्वस और रेस्टलेस अनईजी हैबिट्स को, रेस्टलेस हैबिट्स को रूट आउट करना कोई आसान काम नहीं है, और कोई भी ये काम नहीं कर सकता कि नर्वस हैबिट्स को उस बच्चे में से रूट आउट कर दिया जाए। क्या है कि इट कैन बी इरेडिकेटेड बाय द बॉय, बाय दैट बॉय हिमसेल्फ, कि वही बच्चा अपने अंदर इन आदात को दुरुस्त कर सकता है। He must realize that what is the importance of learning, what is the importance of studies in life, and what he would like to be after getting education, and what is his career, and what is his future planning, and what are his objectives and goals of life. He must think rather positively and seriously about all these things. उसे खुद इन तमाम बातों के बारे में सोचना है। Other people just can guide him, but he himself has to take some measure and some steps. उसे खुद इस बारे में सोचना है। Others can see the difficulty, but the boy must take himself by the collars. To take oneself by the collar, it is again idiom, ये एक idiom है। Take oneself by the collar mean to deal firmly. अब क्या है कि other people can see the difficulty only, whereas the boy himself has to be very firm. He needs to be very strong. He need to take some solid step to rectify his ways. उस बच्चे को खुद अपना मुहासबा करना है, अपनी इस्लाह करनी है, अपने आप को रेक्टिफाई करना है। And cultivate mean develop, grow. अब poise mean here, poise means balance and discipline. Poise mean tranquility, calmness, composure, यानी सुकून की कैफियत। And calm again mean tranquility that smooths the fidgets. Smooths means controls, suppresses, दबाना, कंट्रोल करना, काबू में करना। Fidgets mean uneasiness, restlessness, anxiousness. तो बच्चे को क्या करना है? He has to develop, he has to cultivate such a poise, such a balance which can smoother, which can suppress his uneasiness, कि अपनी अनईजीनेस को, अपनी नर्वस हैबिट्स को कंट्रोल करने के लिए उस बच्चे को अपने अंदर एक तवाज़ुन की कैफियत पैदा करना है, अपने अंदर एक पुरसकून कैफियत पैदा करना है। यानी ही मस्ट रियलाइज विच थिंग्स आर इम्पोर्टेंट इन लाइफ, विच थिंग्स आर टू बी गिवन टॉप प्रायोरिटी इन लाइफ, कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ज़िंदगी में टॉप प्रायोरिटी देने की अशद ज़रूरत है। उन्हें इस चीज़ को रियलाइज़ करना है, उन बच्चों को महसूस करना है कि उन्हें जो वो तमाम चीज़ें जो कि सानवी हैसियत रखती हैं और जिन्हें बाद में भी तवज्जो दी जा सकती है, उन्हें पढ़ाई के टाइम में उन बातों में उलझना मुनासिब नहीं है। तो क्या है? सोल्यूशन इज़ दैट द स्टूडेंट हिमसेल्फ कैन कल्टिवेट a sort of tranquility, a sort of calmness which can suppress or control his feelings of uneasiness, कि इस चुलबुलाहट की और बेचैनी की कैफियत को काबू में लाने के लिए उसे खुद अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना ज़रूरी है। Until he does so, he does not really try. और जब तक वो अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल नहीं पा लेता और जब तक वो ऐसा नहीं कर लेता, तो एक्चुअली ही इज़ नॉट मेकिंग एनी एफर्ट टू गो थ्रू द एग्जामिनेशन। तो हकीकत में वो कोई मेहनत कर ही नहीं रहा, कोई काम कर ही नहीं रहा। अगर वो ये समझता है कि वो किताबें खोल के बैठा है, बैग खोल के बैठा है और पढ़ रहा है, तो ये उसके लिए कोई फ़ायदा, ये चीज़ें उसे कोई फ़ायदा देने वाली नहीं है। इसलिए कि महज किताबें खोलना पढ़ाई नहीं, यानी बहरहाल आपको वो बुक स्टडी करना है जो आपके सिलेबस का, आपके कोर्स का हिस्सा है। He does not really try, although he thinks he is trying and often spends more time in the presence of a book than many a boy of equal ability who does good work. और चाहे वो कितना ही सोचता रहे कि अपने जैसे ही एबिलिटी रखने वाले एक लड़के की तरह से जो पास हो जाता है, उसी की तरह से वो भी ओपन बुक की प्रेजेंस में मौजूद है, ओपन बुक की मौजूदगी में सब चीज़ों को लेके चल रहा है, किताब पढ़ रहा है। यानी it's not enough to open your book and get involved in
sort of other activities. It's not the solution to get through the examination to open your books and to keep sitting at certain place in the presence of that open book and to make a show that I am studying. Actually, study needs seriousness. Study needs the real attention towards your tasks and goals of life. यानी आप किस किताब खोल के अगर ये ज़ाहिर करेंगे, ये इज़हार करेंगे कि पढ़ा जा रहा है, सिर्फ किताब खुली है और आप पढ़ने की दुनिया से कहीं दूर हैं, तो वो सही मानों में पढ़ाई नहीं होगी। अगरचे आप इसे कहते रहें कि आई एम स्टडिंग वेरी हार्ड एंड आई स्पेंड दिस और दैट टाइम, आई स्पेंड 3 or 4 hours each day in studying my books, but actually you do nothing, but you just open your books and you just remain involved in some other sort of activities which are out of studies, which have nothing to do with your studies. So how would you imagine, how would you feel to go through the examination in the absence of non studying, non reading? तो पढ़े बगैर आप किस तरह से जो है वो कामयाब हो सकते हो। जी बेटा, द नेक्स्ट पैराग्राफ इज़, इसके ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ बेटे, इसके थोड़ी सी और वर्ड मीनिंग्स जो है इसको गो थ्रू करते हैं। अपरूट मीन एलिमिनेट, एलिमिनेट क्या होगा? जड़ से उखाड़ना, खातिमा कर देना। इरेडिकेट इट ऑल्सो मीन्स टू रूट आउट और पुट एन एंड टू, किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ देना, किसी चीज़ का कला कमा करना, खात्मा करना। टू टेक वन सेल्फ बाय द कॉलर, टू टेक वन सेल्फ बाय द कॉलर एक इडियम है, चूँकि आपके एफएससी पार्ट 2 के सिलेबस में इडियम्स भी शामिल हैं, तो आपकी बुक में जहाँ जहाँ जो इडियम्स आपको नज़र आते हैं उनको प्लीज़ अपनी बुक पे हाईलाइट करते रहें, ताकि ये आपके लिए बाद में कारआमद हो सके। अगर इडियम वाले पोर्शन में इस तरह का कोई इडियम आता है, आप उसको आराम से उसके मानी को समझते हों और ताकि आप उसको सॉल्व कर उसका सेंटेंस बना सकें। टू टेक वन सेल्फ बाय द कॉलर मीन टू डील फॉर्मली, यानी सख्ती से अपने आप से, टू हैंडल और टू कंट्रोल फॉर्मली, अपने आप को सख्ती से निपटना। कल्टिवेट, कल्टिवेट हेयर मीन्स टू ग्रो, टू डेवलप, यानी बढ़ाना, परवान चढ़ाना, उजागर करना, पैदा करना। पॉइज मीन्स कंपोजर, बैलेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन, यानी एक तरह की सुकून की कैफियत को, नज़्म ज़ब्त को और सेल्फ कंट्रोल को हम पॉइज कहेंगे, एक सुकून की कैफियत को कहा जाएगा। काम, काम मीन ट्रैंक्विल कंपोजर, काम मीन अगेन पुरसकून रहना और इत्मीनान की कैफियत में होना। स्मूदर, स्मूदर मीन सप्रेस, सप्रेस मीन टू कंट्रोल, किसी चीज़ को दबाना। प्रिवेंट फ्रॉम डेवलपिंग, यानी कि परवान चढ़ने से रोकना, किसी चीज़ को सप्रेस करना, दबाना। कंट्रोल मीन कंट्रोल। फिजिट्स मीन नर्वस मूवमेंट्स, अनईजीनेस, एंग्शियसनेस, परेशानी की कैफियत, चुलबुलाहट की, इज़्तिराब की कैफियत को हम कहेंगे फिजिट्स। जी बेटे, ये इस पैराग्राफ में आपने सारे वर्ड्स पढ़े और पढ़ाने के दौरान भी आपसे डिस्कस हुए, बोर्ड पर भी मौजूद वर्ड्स जो हैं उनको हमने गो थ्रू कर लिए। जी बेटा, अब कमिंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट पैराग्राफ वी सी दैट व्हाट आर सम मोर reasons for the failure of students or for the failures of boys in a college. We see a common cause of failure is a mistaken ambition for the boy on the part of his parents. Mistaken mean wrong. So another very common cause, another very common reason for the failure of student, for a failure of a boy is the mistaken or wrong decision regarding the career, regarding the future of the students on the part of his पेरेंट्स। कि बाज़ दफ़ा जो है बच्चों के फेल होने की एक अहम रीज़न ये बन जाती है कि उनके पेरेंट्स उनके लिए गलत शोबाजात का इंतखाब कर लेते हैं और ये वो शोबाजात होते हैं जिनमें बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं होती है। मोर ऑफन दैट आई शुड विश I find a boy who is not showing any interest in his work and who is not trying to do it with any distinction. Distinction means excellence, because he is following a direction mapped out, planned by his parents. The writer is of the opinion that most often I used to see a student who is unable to pay attention toward his work, and the reason behind is that he is following a direction which is mapped out, which is planned out by his parents, and there is no role of
द स्टूडेंट, द नो रोल ऑफ दैट बॉय हिमसेल्फ। कि बाज़ दफ़ा राइटर कह रहे हैं मेरा ऐसे स्टूडेंट से भी पाला पड़ता है, ऐसे लड़कों से भी पाला पड़ता है जो किसी ऐसे हु आर नॉट शोइंग इंटरेस्ट इन देयर वर्क, जो कि अपने काम में कोई दिलचस्पी का इजहार नहीं कर रहे होते, एंड दे डू नॉट ट्राई टू गेट सम एक्सीलेंस और डिस्टिंक्शन इन देयर वर्क, और वो ये कोशिश नहीं करते कि अपने काम में हाई ग्रेड्स और गुड परफॉर्मेंस जो है वो देने की कोशिश करें, बिकॉज दे develop the sort of feeling that they are following a direction planned out by their parents। वो ये समझते हैं कि वो तो एक ऐसी डायरेक्शन, ऐसे सिमत में जा रहे हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे प्रोफेशंस की तरफ जा रहे हैं जिनका इंतखाब उनके वालिदैन ने उनके लिए किया है, और ऐसे सब्जेक्ट्स में उन्हें खुद कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आती। That runs counter, run counter again आपके पास आ जाता है idiom run counter mean to go against, to go opposite to all his interest and abilities। और ये सारी चीज़ें जो मैप आउट की हैं पेरेंट्स ने, दिस डेफिनेटली गो अगेंस्ट हिज ओन पर्सनल इंटरेस्ट, हिज ओन एबिलिटीज़। ये सारी चीज़ें उसकी अपनी सलाहियत, अपनी तमाम दिलचस्पियों के बरक्स होती हैं, उसके ख़िलाफ़ होती हैं। ठीक है जी, तो क्या हम देखते हैं कि समटाइम्स the children, the boys, here we are just discussing about boys, so we see that the boys are forced, they are compelled by their parents to select a field for themselves which is rather disliked by them. They do not approve it at all, they do not have any taste for that. That is only the selection of their parents, that is imposed on them by their parents only. So writer says that I have made a number of very warm enemies. Warm mean severe, acute, intahai, sargarm. Enemies among the parents of college students by telling them that I am certain mean cocksure, that the good Lord never intended mean wished, desired their son to be a physician or a dentist or an engineer। All right, बड़ी इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें नज़र आती है। The writer says that he has made many of the parents his enemy, many of the parents his opponent। बहुत से पेरेंट्स को उसने अपना मुखालिफ बना लिया। किस वजह से? By telling them that God doesn't want their son to be a doctor, to be a dentist or to be an engineer। So why you are pushing them in these fields where these children find no interest at all, and where God actually doesn't want them to do something worthwhile or to go onward? Well, where is that? Yes, it may be that the boy has ability enough to be any one of these things, but the long and short of mean in brief, he does not want to be। Actually the child might be having, the boy might be having capability or potential to become a doctor or to become an engineer or to become a dentist or to go in that particular field which has been selected for him by his parents, but as a matter of fact he himself doesn't find any interest or he doesn't feel convenient in adopting that very profession। तो that really matters। हकीकत यह है कि बच्चे में उस शोबे जात में जाने की सलाहियत हो सकती है, एक डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, डेंटिस्ट बनने की, उसमें सलाहियत हो सकती है, लेकिन हकीकतन वो उन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट शो ही नहीं करेगा जिन शोबा जात को वो अपनाना नहीं चाहता है। तो दैट इज़ द क्वेश्चन and that is the things which are to be kept in view while making a selection or while choosing certain fields for boys or girls or for students on the in general। It may be that the boy, he wants to be a theatrical manager or businessman or a book illustrator। Book illustrator mean an artist who makes illustrations in a book। तो मैंने, वो राइटर क्या कह रहे हैं कि मैंने पेरेंट्स को बताने की कोशिश की है कि योर सन ही इज़ नॉट टेकिंग एनी इंटरेस्ट
towards becoming a doctor, engineer or dentist. Rather, he might be thinking to earn his name by becoming a book illustrator or a dentist or a theatrical manager or businessman like that. It may be unreasonable, illogical for the boy to turn his back. To turn his back means to refuse on a fine opening. Opening here means opportunity, chance in the dental profession in favor of business. So writer says that I do not support a boy directly to go to some other fields as compared to being a dentist, because dentist basically that is a profession where he can get not only respect but he can earn money, respect and fame at the same time. But if we find such a boy in favor of business or such a boy in favor of getting some other opportunities of his own choice, then we should not force him to adopt the profession or we should not profession of our choice. We should not disturb his likings or dislikings. जी कहते हैं कि ये एक अनरीज़नेबल बात होगी कि हम डेंटिस्ट बनने के बजाय बच्चे की फेवर करें कि वो जनाब एक थिएट्रिकल मैनेजर बन जाए, कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन बन जाए, बुक इलस्ट्रेटर बन जाए. लेकिन क्या है कि बट रीज़न कैन नॉट कंट्रोल ऑफ दिस मैटर्स, रीजन्स लॉजिक्स, यानी वी कैन नॉट कंट्रोल ऑल दिस थिंग्स विद आवर लॉजिक्स. हम अपने लॉजिक से इन बातों को अपने डिबेट से अपने आर्ग्यूमेंट से कंट्रोल नहीं कर सकते. द थिंग्स रिमेन दैट the students or the boys selection or choice is to be given top priority. As well argued means debated with a person that he ought to mean should, like onions when he detests them. Detest means dislike, loathe, hate. ये बिल्कुल ऐसा ही है कि when you force somebody to eat onions when he is not having any sort of liking for onions. ये बिल्कुल ऐसे ही है when he hates them कि एक ऐसे शख्स को जिसे प्याज ऑनियंस नापसंद है, अगर हम उसे फोर्स करें कि आपने ऑनियंस ही खाना है जबकि ये चीज़ उसके लिए हेटफुल है, तो हम लोग किस तरह से उसको फोर्स कर पाएंगे इस चीज़ के लिए. बिल्कुल ऐसे ही है कि बच्चों पर करियर्स को इम्पोज नहीं करना. बच्चों पे चॉइस जो है, बच्चों को बहरहाल ये चॉइस मिलना चाहिए, बच्चों को ये गाइडलाइन मिलना चाहिए, उनका एप्टीट्यूड जो है वो देखना चाहिए, उनको एडवाइस करना चाहिए, उनको फील्ड्स के हवाले से आगाही प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो बेटर सिलेक्शंस जो हैं कर सकें अपने प्रोफेशंस और अपने करियर्स के हवाले से. एज अ जनरल थिंग द बॉय विन्स आउट मीन्स सक्सीड in such controversies. Controversies mean conflictions and he should also. और क्या होता है कि in such conflictions, what is the result out of such conflictions? That ultimately the boy wins. आखिर में वो बच्चा जो है ऐसी controversies में, ऐसी कश्मकश की हालत में वही जीत जाता है. और जीतता किस तरह से है कि वो फोकस नहीं करता अपनी स्टडी पे, कंसंट्रेट नहीं करता, तो एंड में फेलियर का सामना करना पड़ता है और फिर पेरेंट्स को महसूस होता है कि हमने शायद बच्चों के लिए गलत शोबाजात का इंतखाब कर लिया है. एंड ही शुड, और राइटर कहता है कि ही शुड, कि बच्चों को ऐसे मामलात में विन करना ही चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली दे हैव टू मेक सिलेक्शन ऑफ देयर प्रोफेशंस और द फ्यूचर फील्ड्स. ऑल्सो बी इट सेड द पेरेंट्स whom I have offended mean annoyed, displeased, नाराज़ करना, usually comes around after a term of years and tells me that his son was right. और अक्सर ऐसा होता है कि at the end of the term the parents of such students who take mistaken ambition for their children, they usually come to me and make me realize or they remain thankful to me that I was right when I supported their son regarding their choice of profession. और जब एंड ऑफ टर्म हो जाते हैं, जब टर्म ख़त्म होती है और ऐसे बच्चे नाकाम रह जाते हैं, तो पेरेंट्स जो हैं, राइटर कहते हैं, इससे अक्सर पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हम आपके बहुत थैंकफुल हैं, शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे बच्चों को सपोर्ट किया था और हमें गाइड किया था कि इसके लिए सिलेक्शन जो है, इंतखाब जो है, उसकी क्या राह इख्तियार की जाए. और चूँकि हमने एक रॉन्ग एम्बिशन सेलेक्ट ली
लिया बच्चे के लिए, तो रिजल्टेंटली ही गॉट फेल्ड कि वो नाकाम हो गया। And that he is thankful to me for taking part of the boy in the argument debate। और इस तमाम डिबेट में जो बच्चों की मैं सपोर्ट करता हूँ, तो पेरेंट्स एंड ऑफ टर्म पे आते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं। एंड नाउ दे रियलाइज द प्रोफाउंड मीनिंग ऑफ वट एवर आई टोल्ड दैम राइट इन द स्टार्ट ऑफ द सेशन। और जो मैं उनको सेशन के स्टार्ट में जो नसीहत करता हूँ या जो उनके साथ गुफ्तगू करता हूँ, वो एंड ऑफ द सेशन इस चीज़ की अफादियत को समझते हुए मेरे पास आते हैं और शुक्रगुजारी का इजहार करते हैं। If such a boy fails, it is because he cannot bring himself to try to do the work that is distasteful to him. Distasteful, displeasing, annoying. So if such a boy fails, so it is really because of the fact that he finds himself unable to do something worthwhile in the field in which he has no interest at all। कि एक बच्चा अगर फेल हो जाता है ये इस सिनेरियो में, अगर एक बच्चा फेल हो जाता है तो उसकी वजह सिर्फ यही बनती है कि वो काम जो उसको सौंपा गया है, वो असाइनमेंट जो उसको दी गई हैं, वो उसके लिए क्या है, हेटफुल हैं, वो उसके लिए डिसटेस्टफुल हैं, डिसप्लीजिंग हैं, उसे वो सब्जेक्ट्स ही पसंद नहीं हैं। जब आप एक बच्चे को फोर्स करते हैं कि केमिस्ट्री पढ़ना है, जबकि वो ICS करना चाह रहा है, वह ICOM फील्ड में जाना चाह रहा है, और पेरेंट्स चाहेंगे कि वो मेडिकल प्रोफेशन इख्तियार करें या वो इंजीनियरिंग की तरफ चला जाए, तो चूँकि बच्चे की अपनी सेल्फ इंटरेस्ट उसमें नहीं होती, तो वो उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए कोई तगोदो नहीं करता और अल्टीमेटली फेल्स। ठीक है। Such cases are caught before the failure is complete। If the college is alive, alive means active, energetic to its work of advice, such cases of failure, such cases are caught before the failure is complete। So we see what is the remedy, how can we save such, how can we avoid such failures in a college। The writer is of the opinion again that we can save such failures by providing proper advice or by counseling the students and the parents at the same time, and by realizing the importance of the selections of the subjects by the student himself। कि हमें एक एडवाइजरी कमेटी के ज़रिए से, पेरेंट टीचर मीटिंग के ज़रिए से, बहरहाल पेरेंट्स को और बच्चों की भी काउंसलिंग करना है, पेरेंट्स को भी एडवाइस करना है कि विच इज़ द सूटेबल वे, विच इज़ द राइट वे, विच इज़ द अप्रोप्रिएट मेथड्स फॉर द सिलेक्शंस ऑफ द राइट करियर फॉर देयर चिल्ड्रन, कि किस तरह से सही पेशे का इंतखाब जो है बच्चों के लिए किया जाए, जहाँ वो हमें आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी का मुजाहरा करता हुआ नज़र आए। ठीक है बेटे, ये आपने सो वी टॉक्ड अबाउट अनदर रीज़न रिगार्डिंग द फेलियर ऑफ स्टूडेंट, एंड दैट इज़ ऑल द मिस्टेकन एम्बिशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द पेरेंट्स फॉर द बॉय, राइट। तो इसके मुतालिक एक क्वेश्चन जो बोर्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द मिस्टेकन एम्बिशन फॉर द बॉय ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स, या हाउ कैन अ रॉन्ग एम्बिशन फॉर द बॉय ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट लीड टूवर्ड्स हिज फेलियर। तो हमने पढ़ लिया कि द सब्जेक्ट्स इन विच द स्टूडेंट डू नॉट फाइंड एनी इंटरेस्ट एट ऑल, तो डेफिनेटली ही विल नॉट फोकस ऑन कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज़ एंड रिजल्टेंटली फेलियर विल बी देयर। तो रिज़ल्ट के तौर पे हमें फेलियर ही सामने नज़र आएगी। बेटे इसके मीनिंग्स मज़ीद थोड़े से हम लोग देख लेते हैं कि इसके मीनिंग्स जो हैं अब इस पैराग्राफ में हमें क्या मिलते हैं। मिस्टेकन मीन हियर रॉन्ग, गलत। डिस्टिंक्शन मीन एक्सीलेंस टू डू समथिंग मार्वलस इन अ फील्ड, कि कोई नुमाया कारकर्दगी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को कहा जाएगा। मैप्ड आउट, प्लान्ड आउट, डिवाइस्ड यानी मंसूबाबंदी की जाना। टू रन काउंटर मीन टू गो अगेंस्ट, ऑपोजिट, मुखालिफ होना, मुखालिफ जाना। इंटरेस्ट मीन ईगरनेस क्या होगा, इश्तियाक, किसी चीज़ का शौक व ज़ौक़, दिलचस्पी। एबिलिटीज़, टैलेंट, कैपेबिलिटीज़।
सलाहियत को कहा जाएगा। वार्म मीन एक्यूट, सिवियर मीन्स इंतहाई सरगर्म, इंतहाई हद से ज़्यादा। सर्टेन, सर्टेन मीन श्योर, श्योर यकीनी तौर पर। इंटेंडेड, इंटेंडेड मीन डिज़ायर्ड, विश्ड ख्वाहिश करना। लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ मीन्स इन ब्रीफ, मुख्तसर ये के, ये आपका इडियम है लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ। लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ, इन ब्रीफ मुख्तसर ये के। ऑल दैट कैन, ऑल दैट कैन आर नीडेड टू बी सेड, यानी जो भी कहा जा सकता है वो ब्रीफली जो कहा जा सकता है उसे कहेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ, किस्सा मुख्तसर। टर्न वंस बैक, टर्न्स वंस बैक मीन टू रिफ्यूज़, किसी चीज़ से इनकार करना। टू ड्रॉ बैक, पीछे की जानिब हटना, टू ड्रॉ बैक। बुक इलस्ट्रेटर, बुक इलस्ट्रेटर कौन होता है? एन आर्टिस्ट हु मेक्स इलस्ट्रेशंस, यानी मुफस्सिर कहा जाता है जो किताबों में तस्वीर कशी करते हैं। रीज़न, रीज़न मीन हेयर लॉजिक, रीज़न का मतलब लॉजिक यानी मंतक कहा जाएगा, कोई मंतकी दलील को कहा जाएगा। जी बेटे, इसके बाद हम आते हैं आपके नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ और ये है आपका पैराग्राफ नंबर 3। जी बेटे, थोड़े से मज़ीद मीनिंग्स जो हैं सेकंड पैराग्राफ के हवाले से चेक कर लेते हैं। मज़ीद हम देखते हैं आर्ग्यूड, आर्ग्यूड मीन डिबेटेड, डिबेटेड क्या होगा बेटा? किसी से बहस करना, बातचीत करना। ऑट टू, ऑट टू जो है मॉडल वर्ब है, इट मीन्स शुड, शुड होना चाहिए। डिटेस्ट, डिसलाइक, हेट, लोथ नफरत करना। कंट्रोवर्सी मीन कन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट को कहा जाएगा किसी कशमकश की सिचुएशन को, हालत को कहा जाएगा। ऑफेंड मीन टू एनॉय, टू डिसप्लीज यानी किसी को नाखुश करना। डिसटेस्टफुल, डिसटेस्टफुल मीन्स अनप्लेजेंट, रिपल्सिव, रिपल्सिव मीन्स नाखुशगवार। जी, अलाइव मीन अलर्ट, अवेयर ऑफ, कॉन्शियस ऑफ। जी बेटे, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। एक और पैराग्राफ जो है उसमें देखते हैं हमें क्या बताया जा रहा है, अब क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। Another type of boy who does not try is the very bright boy. Bright here means very intelligent, very quick to respond, and who has always done his school work with little effort, without effort, and who has never learned what real application is, and who has never learned what real application is. Application here means struggle or work. So we are having another type of a boy who is very bright indeed, who is very intelligent, who is very sharp minded, yet he feels that he would be able to go through the examination with little effort as he used to do when he was studying in school. ये वो sharp boy है, वो intelligent boy है, वो over confident boy है जो ये समझता है कि स्कूल में little effort के साथ, कम तवज्जो के साथ, कम पढ़े, उसने बहुत से अच्छे नंबर ले लिए थे और इम्तिहानात को पास कर लिया था। वो ये समझता है कि अब भी कॉलेज में भी वो इसी तरह से लेस एफर्ट के साथ सक्सेस की जानिब बढ़ता चला जाएगा। लेकिन बेटा देखें, बड़ी क्लासेस में ज़ाहिर सिलेबस इज़ एलेबोरेटेड, आपका सिलेबस जो है वो एलेबोरेटेड है, डिटेल्ड है, और उसके लिए डेफिनेटली वी विल हैव टू वर्क रियली वेरी हार्ड टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। तो इम्तिहानात से निकलने के लिए, पास होने के लिए, अच्छे ग्रेड्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, तवज्जो की ज़रूरत है। तो the student who is really bright one, but he does not know what real application or work is, and he would like to go through the college examination with same little effort as he did in school. तो ये समझता है कि थोड़ी सी एफर्ट करके यहाँ भी FSC कॉलेज लेवल पर भी पास हो जाऊँगा। He supposes mean assumes that he can float through, succeed, to get through college with a little effort as he did through school. वो ये समझता है कि स्कूल में जिस तरह से little effort की और कामयाब हो गया, ऐसे ही he would be able to float through college. I sometimes think that the bright boy who has always depended on his ability to get things quickly is the most pitiable subject among all the failing students. The very important question here is
which is the most pitiable subject among all the failing students. तो मोस्ट पिटिएबल ऑब्जेक्ट जो है तमाम फेल होने वाले स्टूडेंट में क्या है? टू सी अ ब्राइट स्टूडेंट वेस्टिंग ऑल हिज टैलेंट नॉन सीरियसली, कि किस तरह से एक ब्राइट स्टूडेंट जो है वो अपना टैलेंट सारे का सारा नॉन सीरियस होने की वजह से बर्बाद कर रहा है. फॉर इट इज़ ऑलमोस्ट अ ट्रेजेडी टू सी all of his talent, all of his keenness mean eagerness going to waste. Yani it is again pathetic to see how mercilessly all his talent and all his desires, all his keenness is getting wasted. कि किस तरह से उसका सारा टैलेंट जो है, उसके तमाम कीननेस जो है, उसका सारा जो सलाहियतें हैं वो सब की सब किस तरह से ज़ाया हो रही हैं. And to feel that the entire opportunity which the college has to offer is passed up, wasted. Another thing is that such a student loses all the opportunity or chances of moving onwards in a college life during his studies period. ऐसा बच्चा स्कूल कॉलेज के जाने से मिलने वाली तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को वेस्ट कर रहा होता है और आगे बढ़ने के लिए कोई सीरियस एफर्ट, कोई तगोदो नज़र नहीं आती. तो बिकॉज ऑफ टू रिसेप्टिव माइंड. रिसेप्टिव क्या होगा? रिसेप्टिव होगा अ माइंड विच रिस्पॉन्ड्स. Receptive mean responding and very quick, because he possesses very sharp mind, because he is very quick in his response towards things. So he has the sort of feeling that he would do everything rather easily without any effort. वो ये समझता है कि मैं रिसेप्टिव माइंड रखता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट अपनी मालूमात के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट अपने आप को महसूस करता है. तो लिहाजा वो इसी चीज़ पर इंतज़ार करने की बिना पर पढ़ाई नहीं करता एंड वेस्ट ऑफ ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ विच आर लाइकली टू बी गिवन टू हिम बाय कॉलेज. द क्योर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ अगेन नॉट ईजी, for it involves an entire change of attitude, behavior, and the forming of a completely new set of habits. So again, it is not very easy to find out any solid solutions for such a category, such a type. As is a matter of fact, the boy himself has to change his attitude, his behavior. He has to develop a set of habits to improve himself and to divert his attentions honestly and positively all towards studies. No one can do this but the boy himself. Again, nobody can help him out in the real way. He himself can cultivate his own ways and he himself can rectify himself by forming a strong set of habits and by bringing a positive change in his behavior and attitude. All that the rest of us can do is to point out what is the matter. Point out mean to indicate, to signalize, to beckon. Beckon mean इशारा करना. यानी all what the rest of the people can do is that they just can point out the problem, the real problem faced by this sort of boy. Basically, he himself has to take step to bring improvement in his work and to rectify his ways and to do something important and worthy in his life. जी बेटे, यहाँ तक ये लेसन जो है आज हम पढ़ेंगे. देखते हैं मज़ीद जो है कुछ वर्ड्स हमें क्या कहते हैं. हमने ये स्लॉट पढ़ी. नेक्स्ट स्लॉट में देखते हैं अलाइव मीन अलर्ट, अवेयर ऑफ यानी बाखबर होना, कॉन्शियस ऑफ बहुत बाखबर होना किसी चीज़ के हवाले से, बेदार होना. ब्राइट मीन इंटेलिजेंट, ज़हीन. एप्लीकेशन टू अप्लाई किसी चीज़ को अप्लाई करना, काम में लाना. फ्लोट थ्रू, पास, टू गेट थ्रू यानी पास हो जाना. पिटिएबल, पथेटिक होगा तकलीफ दे, इज़्ज़तनाक सिचुएशन. कीननेस, ईगरनेस, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर यानी तमाम तर इश्तियाक, तमाम तर ज़ौक़ व शौक़. अपॉर्चुनिटी मीन्स चांस मीन मौका. पास्ड अप, वेस्टेड अप मीन्स नॉट यूटिलाइज्ड, ज़ाया हो जाना, इस्तेमाल में ना आना. रिसेप्टिव हियर मीन्स क्विक टू रिसीव आइडियाज़, क्विक टू
रिस्पॉन्ड, वेरी इंटेलिजेंट, यानी चीज़ों के बारे में बहुत हसास होना, मुख्तलिफ आइडियाज़ के हवाले से एक शार्प माइंड, एक बेदार जहन, बासलाहियत जहन। एटीट्यूड मीन्स बिहेवियर, रवैया। फॉर्मिंग, डिवाइसिंग, डिवेलपिंग। डेवलपिंग मीन्स बेदार करना, परवान चढ़ाना। जी बेटे, तो आज के लेसन में हमने आज तक के लेसन में जो पैराग्राफ्स पढ़े, when we talk about the reasons for the failure of the students, failure of the boys in a college, so we have discussed about the nervous habits of the students which become the cause of their failures in college. Secondly, we talked about the students who are bright and who are smart, rather who are overconfident, and they feel that with little effort they would be able to go through the examination as they used to do in our school. And similarly, we also talked about another cause for the failure of a student, that is the mistaken ambition taken by the parents for their children. So, and we got the remedies of all these things side by side. तो बेटा ये सारा कंप्लीट लेसन आपका पढ़ा गया आज। ये तकरीबन 1.5 पेज हमारा कंप्लीट हो गया है और वी विल कंटिन्यू द सेम लेसन इन आवर वेरी नेक्स्ट लेक्चर। तो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू take care and to concentrate on your studies wholeheartedly, and wish you best of luck.